नमस्कार। आज की समीक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सदा की तरह आज फिर पीसी सिंह। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य आचार संहिता के ऊपर, जिसको अंग्रेजी में कॉमन सिविल कोड कहा जाता है। इन दिनों कॉमन सिविल कोड के ऊपर चर्चा काफी गर्म है। बराबर इसके ऊपर खबर आते रहती है। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक जगह एक खबर मैंने हिंदू में देखा कि एक रिट पिटीशन के आधार पे रिट पिटीशन फाइल करने का जवाब देते हुए उस रेफरेंस के तहत सरकार से जब पूछा गया था तो सरकारी एफिडेविट में इस बात को साफ तौर पे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को कि जहां तक पॉलिसी मैटर का सवाल है उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। कोर्ट के दायरे की बात है। इसको लेजिस्लेचर, इसको पार्लियामेंट ही इसको कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे कानून बनाने का अधिकार जनता के प्रतिनिधि को है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल माकूल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर जब ये जो प्रश्न है, जब चुनाव 2024 दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, फिर आज ये इसके ऊपर चर्चा गर्म क्यों है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हम सभी जानते हैं कि जब आजादी के बाद संविधान सभा बनी, अंबेडकर बहुत इसके पक्ष में थे। और हमारी जो परंपरा रही है यहाँ पर जो विधवा प्रथा रही है, जिसको बाद में काफी सुधारा गया, कम उम्र में शादी करना, सिर्फ लड़कों को प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होना, इन सारी चीज़ों के लिए एक तरह का ऐसा माहौल था हमारे नेशनल मूवमेंट में कि हम चाहते ऐसी व्यवस्था हो कि यहाँ पे एक महिलाओं को भी अधिकार मिले। जो वुमेन्स राइट्स है उसकी भी चिंता थी हम लोगों को। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि जो फंडामेंटल राइट्स में इसको नहीं रखा गया। मतलब ये जो कॉमन सिविल कोड है ये इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया है। मतलब आप इस पे काम होना चाहिए लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं, यही कहा गया। तो ये बेसिकली हो नहीं पाया उस जमाने में। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है तो ये है, हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की जो एनडीए की सरकार बनी थी, जिसमें समता पार्टी मतलब जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार और बाकी लोग शामिल हुए थे, और बाकी जो एनडीए में अकाली दल थे, तो ये बेसिकली जो प्री कंडीशंस ये था, और उसमें ये कहा गया था जिसको कि वाजपेयी जी ने नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस कहा गया। नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस यानी सरकार को चलाने के लिए कुछ नियम कानून, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई थी एनडीए के पीछे बनने के पीछे, उनमें 3 चीजों पे समझ साफ थी कि जो वाजपेयी जी की सरकार है, बीजेपी एनडीए की सरकार वाजपेयी जी के नेतृत्व में, वो 3 मुद्दे पर इसको पूरे इसमें अलग रखेगी। इस पर किसी भी तरह की बातचीत, किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं होगा। एक तो था कि राम मंदिर के सवाल पे किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं होगी। दूसरी बात थी कि कश्मीर का जो स्टेटस है 370 का, वो उस पर किसी भी तरह की मतलब उसको भी फिर डिबेट नहीं में लाया जाएगा। और तीसरी जिसके बारे में अभी चर्चा गर्म है कि कॉमन सिविल कोड। ये 3 अंडरस्टैंडिंग बनी थी जॉर्ज फर्नांडीज और ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और बाकी लोगों के साथ। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है 2014 में, तो उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर में उन्होंने 370 को एब्रोगेट कर दिया और अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण हो गया। और ये सब होने के बावजूद भी एनडीए के जो बाकी लोग थे, नीतीश कुमार तो अभी जाके हटे हैं। तो बेसिकली मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूं कि राजनीति में जो बार बार होता है लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हमने आइडियोलॉजी के लिए ये काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रही तीसरी बात, जो कि कॉमन सिविल कोड के बारे में बात हो रही है। मैंने जिस एफिडेविट के बाद अभी कहा, सरकारी एफिडेविट के बारे में और रिट पिटीशन के बारे में चर्चा किया, इसके अलावा भी कई जगह इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी जब दूसरी दफा मुख्यमंत्री बन के आए, तो उन्होंने चूंकि अपने चुनावी प्रचार के दौरान ये प्रॉमिस किया था कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम अपने प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लाएंगे। तो उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है।
उसी तरह से राज्यसभा में बीजेपी के जो सांसद हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने भी एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के तहत इस सवाल को पूछा गया था। तो जो कंसर्न मिनिस्टर है मिस्टर रिज्जू, उन्होंने कहा था कि यह सब जुडिस मामला है, ये मामला अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है, इस पर बात विचार। ये बेसिकली बात क्या है कि सरकार भी अगर जैसे 2 तो कर दिया है मोदी सरकार ने, ये तीसरे पर भी अगर कुछ कर दे तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लोग इसका विरोध भले करें, क्रिटिसिज्म भले ही हो, लेकिन 2 चीजें सामने है आपके। असली बात है कि ये इस तरह से नहीं हो सकता। जब इसमें संविधान सभा में इसके ऊपर चर्चा हो गई है तो इसके लिए इस मैटर को जो लॉ कमीशन बनेगा उस पर विचार किया जाएगा। एक चीज और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज मुसलमानों में भी कई जो ऐसा तबका है, जैसे एक यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और वो मौलाना आजाद के ग्रैंडसन हैं, उन्होंने इस बात के लिए डिमांड किया था कि महिलाओं के राइट को, वुमेन्स राइट को, माने उनको भी राइट्स मिले, इसके लिए इस तरह का एक कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि चुनाव के मौके पर जब इस बात को कहा जाए, सरकार के पास भी कुछ दुविधाएं हैं। जैसे अगर आप कॉमन सिविल कोड बनाते हैं तो फिर ट्राइबल के लिए आप क्या करेंगे? ट्राइबल्स का भी अपना होता है, उनके भी बीच भी जो है और इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जो उनका परंपरागत चीज से वो गाइड होते हैं। और बीजेपी का ये सब हम लोग जानते हैं कि ट्राइबल में बहुत बड़ी पैठ है, इसलिए वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वो ये कि अगर देश में, जैसा कि इस रिट पिटीशन में एफिडेविट में सरकार ने कहा है कि देश में एक समरूप सरकार चलाने के चाहिए और यूनिटी आने के लिए और नेशनल डेवलपमेंट के जरूरी है कि एक तरह का नियम कानून होना चाहिए, तो आरक्षण के सवाल पर फिर क्यों दूसरा 2 तरह की बात होती है? अगर सच्चर कमीशन ने कहा कि मुसलमानों की स्थिति दलितों की तरह है, तो जब उनके लिए आरक्षण का सवाल उठता है तो फिर सरकार इस पर लोग क्यों फिर पीछे हटते हैं? क्योंकि ये माकूल सवाल है। तो इन्हीं चंद मतलब मुद्दों के साथ और बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालते हुए मैं आज अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर अगली बार जब मिलूंगा तो फिर मैं आप किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूं, मैं इस तरह की बात जो भी मैं आपके सामने आता हूं और इस आजकल के माध्यम से आपके साथ जो अपनी बात को रखता हूं, उसका सिर्फ उद्देश्य कुछ प्रचार प्रसार नहीं है। उसका उद्देश्य है कि जो मैं समझता हूं और सारे दोनों पक्षों की तरफ से समझता हूं, उसको निर्विवाद रूप से आपके सामने मैं रखने का कोशिश करता हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे पास जरूर भेजा करें। धन्यवाद।